रिसेंट में हमने मार्केट में भी करेक्शन देखा और इस शेयर में भी करेक्शन आया। हम बात करें आईओएल केमिकल के बारे में। रीसेंट के हाई से अगर हम रीसेंट के लोज को कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट या फिर रफली बात करें 55 से लेकर 60% के आसपास शेयर करेक्ट हो चुका है। इसके बाद भी आज के दिन इसमें लगा 20% का अपर सर्किट, यानी यहाँ से जो ट्रेंड है रिवर्स होते हुए नजर आ रहा है। और उसके बाद भी इस शेयर के एक साल के जो रिटर्न है वो है -23, यानी 20% तो आज के दिन कवर हो चुके हैं। तो ऐसे में इसका हम समझने वाले हैं डिटेल में, लेकिन सबसे पहले क्विकली ये समझ लेते हैं कंपनी एग्जैक्टली काम क्या क्या करती है, जो लोग नहीं जानते। जैसा नाम वैसा काम, यानी कि आईओएल इसका एक नाम है। उसके नीचे अगर हम बात करें फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल कंपनी है, यानी कि दो सेगमेंट में कंपनी काम करती है। दो सेगमेंट से इस कंपनी के पास रेवेन्यू आता है, एक है फार्मा सेक्टर से, दूसरा है केमिकल सेक्टर से। ऐसे में फार्मा सेक्टर की पहली बात करें, एपीआई बनाती है कंपनी और एपीआई में काफ़ी अच्छा इसका नाम है। और साथ ही में अगर हम बात करें स्पेशलिटी केमिकल भी बनाती है, और वहाँ ये दोनों चीज़ जो बनाती है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पर बनाती है। बड़े ही शॉर्ट वे में आप समझ गए। आगे बात करें फार्मा सेक्टर से, यानी फार्मा सेगमेंट से अगर हम बात करें, इसको जो रेवेन्यू आता है 59% का रेवेन्यू यहाँ से आता है। बाकी स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट से 41% का रेवेन्यू आता है। ये दोनों हम मिला के बोल रहे हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पर मिला के बोल रहे हैं। अभी तक ये समझा। अब बात करते हैं सबसे पहले इसके फार्मा सेक्टर के बारे में। फार्मा में भी जो कंपनी बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है एपीआईज किसी भी मेडिसिन का सबसे रॉ फॉर्म, सबसे पहला स्टेज होता है, वो ये कंपनी बनाती है। तो ऐसे में बहुत अलग अलग मेडिसिन में यूज़ होता है इसका एपीआई, जैसे कि पेन किलर, वहाँ पर पेन मैनेजमेंट में, एंटी डायबिटिक उसकी बात करें, एंटी कोलेस्ट्रॉल की बात करें, या फिर अदर, ये वो सारे इन सारी मेडिसिन के लिए एपीआईज ये कंपनी बनाती है, यानी मैन्युफैक्चर करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इट इज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एक दवा है इनकी, अगर मैं गलत नहीं पढ़ रहा हूँ तो इसका नाम यही होना चाहिए, आईबुप्रोफेन। ये एक ऐसा, इसका अगर हम इस दवाई के यूज़ की बात करें, पेन किलर है, एक ऐसे पेन किलर है जहाँ पर ये जो कंपनी बनाती है वहाँ पर इस कंपनी के पास 35% ग्लोबल शेयर है। आप समझ पाइए कि एक ऐसी दवाई ये कंपनी बना रही है और ग्लोबल लेवल पर इसी के पास, यानी आईओएल केमिकल के पास ही 35% का शेयर है। तो कितनी बड़ी बात है, इस चीज़ को ज़रा समझिए। आगे अगर हम बात करें कि ये तो हम समझ गए कि ग्लोबल लेवल पर काम करती है, सिर्फ इंडिया लेवल पर ही काम नहीं करती है। आगे अगर हम बात करें, प्रेजेंटली जो इनकी ये दवा है जिसकी हमारी बात हो ही रही कि जो ये पेन किलर के सेगमेंट में काम करती है, जिसका नाम ये है, यहीं से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है। फार्मा सेक्टर में हमने देखा ज़्यादा आता है, लेकिन फार्मा सेक्टर के अंदर भी यहीं से सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर यहीं है और 70% का रेवेन्यू इसी से आ जाता है। उसके बाद अगर बात करें इनकी रिसेंट की डेवलपमेंट की, कंपनी हैज़ लॉन्च वेरियस न्यू एपीआईज, यानी और भी कुछ नए एपीआईज कंपनी ने लॉन्च किए हैं लास्ट के 2 सालों में, एंड हैज़ 8 एपीआई इन पाइपलाइन, और 8 के ऊपर और काम हो रहा है, यानी कमिंग ईयर्स में आने वाले हैं। एपीआई आप समझ गए, किसी भी मेडिसिन का सबसे पहला फॉर्म, जो पाउडर या चूर्ण जिस फॉर्म में जिससे वो बनता है, वो ये कंपनी बनाती है। यहाँ तक आप समझ गए। तो फार्मा से हम समझ गए सबसे ज़्यादा रेवेन्यू फार्मा से आता है, देन केमिकल से। और फार्मा में भी इनकी एक दवाई है जो पेन किलर जो है उसका सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है, वहीं से कंपनी के पास रेवेन्यू भी ज़्यादा आता है। अब बात करते हैं केमिकल सेक्टर की। केमिकल सेक्टर में कंपनी मैन्युफैक्चर करती है वेरियस सेक्टर के लिए, या फिर जहाँ पर इनके केमिकल यूज़ होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें फूड प्रोसेसिंग में बात करें, या फिर फ्लेक्सिबल पैकेजिंग की बात करें, केमिकल इंटरमीडिएट्स की बात करें, टेक्सटाइल, इंक, पेंट, पेस्टिसाइड्स, ये सारी जगहों पे इस कंपनी के बनाए हुए केमिकल भी यूज़ होते हैं। इसीलिए एक बेहतरीन कंपनी है, क्योंकि इसके बाद 2 बिजनेस है, एक फार्मा का है, दूसरा केमिकल का है। अब अगर हम बात करें, कंपनी हैज़ कस्टमर इन वेरियस कंट्रीज़, यानी कि ग्लोबल प्रेजेंस तो बनी हुई है, लेकिन कहाँ यूके, ऑस्ट्रिया एंड बेल्जियम, स्पेन, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, चिली, ये सब जगह इसकी प्रेजेंस बनी हुई है। FY21 में जो इस कंपनी के पास रेवेन्यू आया था, 69% रेवेन्यू आया था डोमेस्टिक मार्केट से, और बाकी जो रिमेनिंग है 31% वो आया था इंटरनेशनल मार्केट से। तो बड़े ही शॉर्ट वे में हम इस कंपनी के बारे में जान चुके हैं, और रिटर्न आपके सामने है कि क्या हुआ, वो हमारी बात हो चुकी है कि अच्छा करेक्शन के बाद इसमें आज के दिन 20% का अपर सर्किट लगा हुआ है, और उसके बाद भी 1 साल के -23 में जिस तरह का एक स्मॉल कैप का बिहेवियर है,
वैसे ये शेयर बिल्कुल काम कर रहे हैं। जब भागता है तो एक तरफा भागता है और जब गिरता है तो वो हम सभी ने देखा। अब गिरा क्यों, वो हम देखने की कोशिश करेंगे इनके नंबर्स में। जब इतनी ही अच्छी है, जब हम खुद बोल रहे हैं, तो ऐसा क्यों गिरा, वो आपको इसके नंबर्स के फॉर्म में देखने को मिलेगा। जो नंबर्स के फॉर्म में नहीं है वो भी एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ अगर हम पहले बात करें, इसकी रिजल्ट है आपके सामने मार्च के। सेल्स 460, 519, 538 सेल्स ठीक ठाक थी, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखेंगे पिछले चारों क्वार्टर में, ये इससे पहले क्वार्टर की अगर बात करें, जैसे आपके सामने 4 है, लेकिन जो इससे पहले क्वार्टर थे वहाँ से भी धीरे धीरे करके इसके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कम होने लग गए। तो इसीलिए मार्केट तो आफ्टर ऑल, फिर चाहे अच्छी कंपनी हो नहीं कंपनी हो, मार्केट तो रिजल्ट को रिस्पेक्ट करेगा, कंपनी के बिजनेस मॉडल को रिस्पेक्ट करेगा और कैसे काम हो रहा है नंबर्स के फॉर्म में, उसी के हिसाब से काम करता है। एंड बाकी उसी हिसाब से वैल्यूएशन भी, अगर डिस्कम्फर्ट हो चुका है तो कंफर्ट में मार्केट को खुद ही ले आता है। तो इसके साथ भी कुछ वैसा ही हुआ। धीरे धीरे करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम होते गए तो मार्केट में भी इसके पनिशमेंट आते रहे। दूसरी अगर हम बात करें, जब कोविड के टाइम पे तो सारे फार्मा कंपनीज भागे थे, एक वन साइडेड भागे थे और उसके बाद एक मुनाफा वसूली आनी थी, और उसके बाद वैसे रिजल्ट ना आए तो डेफिनेटली मार्केट छोड़ेगा नहीं। एक तो ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग होनी है, दूसरा अपने मार्केट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिजल्ट पोस्ट नहीं किया। तो 2 रीज़न थे और इसके साथ भी कुछ वैसा ही हुआ। पूरे साल अब ये आपने देख लिया। नेट प्रॉफिट की बात करें, जो 75 था वो धीरे धीरे करके 40 आ गया था। ये एक रीज़न है जो हर क्वार्टर धीरे धीरे कम होता गया। ऐसे इसके साथ हो रहा। ऐसे और भी कुछ शेयर हैं जो हाई प्रीमियम पे ट्रेड होते थे और एज ऑफ नाउ 50% से भी ज़्यादा ट्रेड डिस्काउंट पे ट्रेड अभी हो रहे हैं। एक एग्जांपल तो ये है। अगर हम बात करें इंडिया मार्ट भी आप जानते होंगे, तो बिजनेस मॉडल तो उसके भी ख़राब नहीं हुए, लेकिन रीज़न वही है। बात करें ईयरली में क्या हुआ। ईयरली में आप यहाँ पर देख सकते हैं 18, 19, 20, 21। तो ईयरली में वो चीज़ें नहीं हो रही है। ये चीज़ें हो रही है सिर्फ एक साल में। हमने देखी कि पिछले साल, एक साल से ऑलमोस्ट गिर ही रहा है और वैसे ही यहाँ भी हो रहा है। लेकिन 120, 410 एंड इसके बाद ये चीज़ें यहाँ पर आपको एक डिप देखने को मिल रही है 21 में। तो यही वो एक रीज़न है कि इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमको डिप नज़र आया और यहाँ पर नेट प्रॉफिट में भी, इसलिए शेयर इतना ज़्यादा करेक्ट हुआ। लगातार इस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली। ईपीएस की अगर हम बात करें, जब अभी हम डिस्कस करेंगे, वो बहुत कम हो जाए, 6 के आसपास आ चुका है। जो एक साल पहले कहाँ पहुँच गया था, 21, यानी 21 का ईपीएस 6 आ चुका है। नंबर्स आपके सामने है। तो क्या होगा, क्या मार्केट में ऐसे इसको, मार्केट ऑलरेडी ये ऊपर जा चुका था तो मार्केट को बहाना चाहिए वैसे भी गिरने के लिए। एक तो नंबर, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग। अब बात करते हैं इसके सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज के फॉर्म में कैसे रही। 5 साल में 28, 26 और सीधा 4 आ चुके हैं। तो वो आपने देखा सेल्स ग्रोथ। बाकी बात करें इसके प्रॉफिट ग्रोथ 67, 152 यहाँ तक गया और क्या शार्प फॉल आया है ये आप देख सकते हो प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज में। कई सारे रीज़न हैं जो आपको समझ में आ रहे हैं, लेकिन कंपनी फंडामेंटल वाइज अभी भी बड़ी ही स्ट्रॉन्ग है, वो आप देखते जाइए। ROE ROC की अगर हम बात करें, यहाँ पर कोई ऐसी वीकनेस नहीं है। यहाँ पे नंबर्स अभी भी काफ़ी अच्छे हैं, 37, 57, 43, 51 ROC। उसके 5 साल में, अगर 3 साल की बात करें 59 और 1 साल में 54। तो यहाँ पर कोई वीकनेस नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, जितना प्रमोटर को अपनी कंपनी के ऊपर भरोसा है, उससे कहीं ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर को या फिर उनका इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में है, क्योंकि सबसे ज़्यादा होल्डिंग किसी के पास है वो है पब्लिक। 50%, 51% फिर जून में हुआ, फिर सितंबर में 53 हुआ और दिसंबर हुआ 52, ऑलमोस्ट 53 के आसपास। सबसे ज़्यादा उन्हीं के पास है। सेकेंडरी किसके पास है, प्रमोटर के पास 43.69 उनकी कांस्टेंट बनी हुई है। देन अगर हम बात करें स्मार्ट मनी जिन्हें हम बोलते हैं FIS, DIS, तो उनकी ज़्यादा होल्डिंग है नहीं। यहाँ पे ऑलमोस्ट 6% के आसपास थी, फिर 5 हुई, फिर उन्होंने इस यहाँ पे जो हमने बड़ा करेक्शन देखा, रिजल्ट पुअर आते गए, ये अपनी होल्डिंग को कम करते गए या फिर प्रॉफिट बुकिंग करते गए। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो FIS, DIS आप देख सकते हो तो उनकी ज़्यादा होल्डिंग है ही नहीं, और DIS की तो और भी कम है, FIS से भी ज़्यादा। यहाँ पर आप आखिरी लाइन में देख पा रहे होंगे 0.06, फिर 4, तो अभी 0.5% के आसपास है। तो कुल मिला के जो मेजॉरिटी होल्डिंग है पब्लिक के पास है। ये यहाँ पे साफ समझ में आ रहा है कि पब्लिक ने भर भर के उठाया हुआ है और अभी भी वो होल्ड कर रहे हैं इस करेक्शन में। एंड क्योंकि जब चेज़ कर रहे होंगे तो चेज़ करते करते वो धीरे उस तरह से उसमें करेक्शन शुरू हो गया और फिर उसमें ना स्टॉप लॉस लगाया गया है एंड ना ही उसके बाद उसको गिरते हुए एवरेज किया गया। ये डेटा कुछ ऐसा बता रहा है एज ऑफ नाउ। बट ओवरऑल एज ऑफ नाउ जितना डैमेज होना था वो हो चुका है मार्केट में भी एंड इस शेयर में भी। अब यहाँ से अच्छे दिन आ सकते हैं। ऐसे में अगर हम बात करें प्लेजिंग 0 है तो ये एक अच्छी बात है। म्यूचुअल फंड ज़्यादा इन्वेस्टेड नहीं है इस कंपनी में, सिर्फ एक फंड इन्वेस्टेड है जिसका नाम है बड़ौदा BNP परिभाष एग्रेसिव हाइब्रिड फंड डायरेक्ट ग्रोथ 0.57। उनकी भी ज़्यादा होल्डिंग नहीं है सिवाय सिर्फ 0.5% के आसपास।
और इस वीडियो में हम आगे बढ़े। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या फिर अपने दोस्त फैमिली के लिए ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे, आपको टेलीग्राम का भी मिल जाएगा। लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हो। बाकी प्लेजिंग जीरो है, डेट भी जीरो है, कैश भी अवेलेबल है 364 के आसपास। इतना शेयर कंपनी के पास कैश है तो कंपनी इसको यूज़ कर सकती है। नए एपीआई जैसे हमने देखे, नए एपीआई जो इनके लाइनअप है उसके R&D में, बाकी उसको लॉन्च में वहाँ यूज़ कर सकते हो, और जब भी रिक्वायरमेंट हुई तो बाकी नए इनोवेशन के लिए। इसके बाद वैल्यूएशन के ऊपर बात करें, एज ऑफ नाउ जिस तरह से शेयर करेक्ट हो चुका है, वैल्यूएशन काफ़ी कंफर्ट हो चुका है। इंडस्ट्री भी चली 35 और ये शेयर आपको मिल रहा है 12 से भी नीचे। मेरे हिसाब से अगर आपके पास अभी तक है और कैश है और एवरेज करना चाहते हैं, ये परफेक्ट टाइम था। इवन कल तक तो बहुत अच्छी बात है, आज ये 20% भाग चुका है, लेकिन सिर्फ 20% भागा। जिस लेवल से ये करेक्ट हुआ है, अभी भी किसी भी डिप में अगर आपको मिलता है, डेफिनेटली यहाँ पे आप एवरेज कर सकते हो। अदरवाइज कर दिया 2-3 दिन पहले तो अच्छी बात है, अभी भी इन लेवल के आसपास किसी भी डिप में इंट्राडे बेसिस पे मिलता है, कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेश बाइंग के लिए। फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिए जी, ये इस तरह के जो शेयर हैं, IOL की आप बात करें, आरती ड्रग की बात करें, ये क्या होता है, महीने में 30 दिन होते हैं। अगर हम बात करें महीने ट्रेडिंग डे की बात करें, 19 to 18 के आसपास होते हैं। उसमें से क्या होता है ना, ये 15 दिन नहीं चलते, ठीक से 15 दिन नहीं चलते, लेकिन कोई 5 दिन ऐसा चलेंगे और पूरे महीने भर का वो जो शेयर आपका ब्लू चिप शेयर है, जो हर दिन 0.5%, 1%, 0.5%, 1%, 1.5% बढ़ रहा है, उसके बराबर आ जाएंगे या फिर उससे ज़्यादा आ जाएंगे। सो डिपेंड करता है कि आपको ये वॉलिटिलिटी ठीक लगती है नहीं लगती है। जिस तरह से 60% करेक्ट हो चुका है, ना ही कोई लार्ज कैप इतना करेक्ट होगा और ना ही इतने इस तरह से गिरेगा, ना ही जिस तरह से ये 20% का अपर सर्किट लगा है, हो सकता है इसमें मंडे को और लग जाए कि जिस तरह से इसका बिहेवियर है, ना ही कोई लार्ज कैप इतना बढ़ेगा। तो वो डिपेंड करता है क्या आपका ट्रेडिंग स्टाइल बिलोंग करता है। अगर यस और इसको आप होल्ड करना चाहते हो तो करंट लेवल पर, तो शायद यहाँ से जब आप 1-2 साल के बाद पलट के देखेंगे जिस लेवल के आसपास अभी है, यहाँ से बड़ा ही खूबसूरत सा आपको रिटर्न देके चला जाएगा। डिस्पाइट दिस करेक्शन वो छोटा लगेगा। छोटा क्यों बोल रहे हैं, कोविड का करेक्शन देखिए इसी शेयर में, और उसके बाद वो कहाँ गया, अभी वापस आया, वापस से फिर कहाँ जाएगा, आप वो 1-2 साल के बाद ही आपको पता चलेगा क्यों बोल रहे हैं। हमें सिर्फ एक ही चीज़ पता है इस कंपनी के बारे में, इसकी कंपनी का बिजनेस मॉडल, इस कंपनी के फंडामेंटल्स, इस कंपनी के रेशियोज, इस कंपनी के नंबर्स। जो डैमेज होना था, जो नंबर वीक थे, वो हो चुका है। अब यहाँ से चीज़ें सुधर सकती है, नॉट वेरी फास्ट वे, बट हाँ सुधर सकती है, डैमेज कम हो सकता है। तो कई सारी चीज़ें हमने कवर करने की कोशिश की। बाकी आप बता सकते हैं किन लेवल के आसपास आप स्टक हैं उसमें, या फिर आपके यहाँ से क्या रणनीति बन रही है, क्योंकि आपके कमेंट के थ्रू, आपके नॉलेज के थ्रू हो सकता है किसी और को भी हेल्प मिल जाए। हमने अपनी राय शेयर करने की कोशिश की इस वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना रिएक्शन ज़रूर पहुँचाएं हम तक। थैंक यू सो मच।